Hello, dear students. In SST, we are discussing history first chapter, the French Revolution, and in this chapter, we have discussed some topics like as beginning of French Revolution, its political causes, social causes, economic causes, and as well as we have discussed about the role of the middle classes. So these topics we have discussed in detail, and the outbreak of the revolution we have already discussed. So in short, I'm going to revise this topic, and after that I will take some other topics. So आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें थर्ड स्टेट ऑलरेडी टैक्सेस पे करने की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था और बहुत ज़्यादा वो अपनी लाइफ सर्वाइव के लिए बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। ऐसे सिचुएशन में लुइस 16 ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए और टैक्सेस इंक्रीज होने की वजह से थर्ड स्टेट के पीपल्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। 5 मई 1789 को लुइस 16 के द्वारा स्टेट जनरल की असेंबली बुलाई गई थी, जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव आए थे और थर्ड स्टेट से लगभग 600 मेंबर्स वहाँ पे भेजे गए थे। यहाँ पर डिमांड आई, थर्ड स्टेट ने ये मांगा कि जितने मेंबर्स हैं एक पर्सन को वैल्यू एक वोट के बराबर होनी चाहिए। लेकिन पुराना सिस्टम ये था कि स्टेट वाइज कि थर्ड स्टेट के जितने मेंबर्स हैं अगर वो वोटिंग करते हैं तो उसका एक माना जाएगा। सेकंड स्टेट के जितने भी मेंबर्स हैं अगर वो वोट देते हैं तो उसको वन माना जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट स्टेट का होगा तो उसको भी वन माना जाए। तो इस तरीके से 3 वोट होते थे और उसके बेस पे कोई भी डिसीजन लिए जाते थे। लेकिन थर्ड स्टेट ने ये कहा कि हमारी पॉपुलेशन अच्छी है, हमारे मेंबर्स अधिक हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं हमें हमारी जो प्रॉब्लम्स है, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए वोटिंग सिस्टम में बदलाव लानी चाहिए। लेकिन इसको फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पीपल्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से थर्ड स्टेट ने अपने आप को वहाँ से बाइकआउट करती है, नेशनल असेंबली को छोड़ देती है और जो जनरल स्टेट मीटिंग थी उसको वहाँ से वो हट जाती है। और फिर उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया और एक ओथ वहाँ पर लेने की बात कही गई। उन लोगों ने टेनिस कोर्ट में, जैसे आप इस फिगर को देख सकते हैं कि ये टेनिस कोर्ट है और यहाँ पे पीपल्स आपस में एकजुट होकर के ओथ लेने की प्रक्रिया में शामिल थे। और इसमें उन्होंने ये मांग की, इनका जो ओथ था, इनकी जो शपथ ये थी कि ये फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे और तब तक कोई भी डिस्पैच नहीं होगा, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होगा, सभी एक साथ जुट हो करके फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें प्रॉपर वे में वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डिक्लेयर किया जाएगा और मोनार्क के पावर्स की भी डिक्लेरेशन होगी। तो ये बात हुई आपके नेशनल असेंबली के बारे में। तो इस नेशनल असेंबली को लीड 2 पर्सन ने किया था, मिराबियो एंड एवे सेसी। तो आप इन दोनों लोगों को फिगर्स सामने देख सकते हैं। मिराबियो एंड एवे सेसिस ने इस नेशनल असेंबली को लीड किया था। हम कह सकते हैं कि इस नेशनल असेंबली के जो लीडर थे ये 2 पर्सन थे। तो इस तरीके से फ्रांस में एक नेशनल असेंबली थर्ड स्टेट पीपल्स के द्वारा डिक्लेयर की गई और बनाई गई। जब नेशनल असेंबली वर्षाय में एक ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा बिजी थी, उस समय बहुत बड़े पैमाने पे जो हार्वेस्ट थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और ब्रेड की जो प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक बहुत बैड सिचुएशन लोगों के अंतर्गत आती है और इसमें जो वुमेन्स वगैरह थी ये बहुत ज़्यादा उसमें एंग्री होती हैं, स्टॉर्म करती हैं, वहाँ पे धरने प्रदर्शन करती हैं, या हम कहें तो एक तरीके से रिवॉल्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है।
एंड 14 जुलाई को एजिटेटेड क्राउड मतलब बहुत ही गुस्साई हुई जो भीड़ थी, उसने बस्टाइल फोर्ट को स्टॉर्म कर दिया या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फ्रांस रिवॉल्यूशन, हमारा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, वो डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से आउटब्रेक होता है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप हम देख सकते हैं कि थर्ड स्टेट के द्वारा नेशनल असेंबली का आना, इसके बाद उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना, फिर बैड हार्वेस्ट की वजह से इनको इकोनॉमिक क्राइसिस दिखाई देती है, सर्वाइवल के लिए इन लोगों को प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे पीपल्स रिवॉल्ट करना शुरू कर देते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये फ्रांस का वो एरिया दिखाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे सर्कल्स दिखाए गए हैं। तो ये सर्किल बताया गया कि वह मेन सेंटर था जहाँ से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। और आप एरो देख सकते हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स की उस लोकेशंस को दिखाया जा रहा, उस डायरेक्शन को दिखाया जा रहा कि उस एपी सेंटर से या उस मुख्य केंद्र से किधर किधर ये पूरा रिवॉल्ट हमारा फैलता चला गया था। तो ये उनके बारे में ये बताया गया है। तो ग्रेट फियर जो है बहुत बड़े पैमाने पे दिखाई देती है। तो फियर लोगों के अंदर था और उसकी वजह से लोग जो है रिवॉल्ट करना शुरू कर देते हैं। अब हुआ क्या कि लुईस 16 accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution। कि लुईस 16 अभी इतनी जो घटनाएं चल रही थी पूरे फ्रांस में, उसकी वजह से लुईस 16 ने ये माना कि नेशनल असेंबली को हमको समझना चाहिए और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं, जो उनके पावर्स को दिया गया है, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 the assembly passed a decree abolishing the federal system of obligation and taxes। कि जो फेडरल सिस्टम फ्रांस में चल रहा था, टैक्सेस पे करना, फिर एक ही लोगों का यानी एक ही डायनेस्टी का बार बार सामने आना, उन्हीं के किंग क्वीन सामने आना, इस टाइप का जो फेडरल सिस्टम था उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, उसको उन्होंने एब्लिश करने की मांग की थी और ये चीज़ काफ़ी सक्सेस भी हुआ। और अब हम देख सकते हैं ये छोटा सा हम फ्रांस का उस समय का एक पॉलिटिकल सिस्टम देख लेते हैं कि 1791 में किस टाइप का सिस्टम नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया था। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम निचले लेवल पे आते हैं, यानी हम सिटीजन लेवल पे आते हैं। तो सिटीजन लेवल को उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। यू फाइंड इन दिस फिगर, यू विल गेट दिस वन कि जब हम निचले पार्ट में आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया, दिस वन एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। तो जो सिटीजनशिप थी उसको उन्होंने दो लेवल पे डिवाइड किया। पहला एक्टिव सिटीजन, इसमें उन्होंने ऐसे लोगों को शामिल किया जो वोट देने के कैपेबल थे और वोटिंग सिस्टम दो लेवल पे, एक एज के बेस में और दूसरा उन्होंने ये माना कि जिनके पास एक प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ हो। तो ऐसे लोगों को उन्होंने क्या माना, एक्टिव सिटीजन मांगा था। और उस समय उन्होंने वोटिंग के लिए जो मिनिमम एज डिक्लेयर की थी वह थी 25 ईयर्स। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें कि एक्टिव सिटीजन में सिर्फ मेल थे, फीमेल को इसमें शामिल नहीं किया गया था। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो कैटेगरी बनाई थी सिटीजन की, वह थी पैसिव, जिनके पास वोटिंग राइट नहीं थी। लगभग 3 मिलियंस मेन, वुमेन, चिल्ड्रेन, ये जितने पीपल थे जिनको उन्होंने पैसिव सिटीजन में रखा था। तो अब देखते हैं कि अब ये जो एक्टिव सिटीजन थी ये दो लेवल पे वोटिंग करती थी। पहला था जुडिशरी के लिए, यानी उन्होंने क्या किया कि पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव को 3 भागों में डिवाइड किया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव।
तो अब हम देख सकते हैं कि इस तरीके से ये 3 लेवल पे पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बनाया गया। तो एक्टिव सिटीजन 2 लेवल पे वोटिंग करते थे। पहला जुडिशरी के लिए जज का सिलेक्शन, उसके लिए वोट करते थे और एक पर्सन को जुडिशरी में बिठा देते थे। दूसरी जो वोटिंग होती थी इलेक्टर्स का होता था कि कौन इलेक्टर्स होंगे, कौन कौन उठ सकते हैं, पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्टर्स को देखने के बाद उनकी वोटिंग जो है होती थी नेशनल असेंबली के लिए, जो सबसे ऊपर होती थी, जिसमें 745 मेंबर्स हुआ करते थे। तो नेशनल असेंबली के लिए भी वोटिंग वहाँ पे चलती थी। तो अब हम देख सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव था उसमें टॉप लेवल पे किंग था और उसके नीचे हमारे मिनिस्टर्स आते थे। तो अब ये जो नेशनल असेंबली थी किसको कंट्रोल कर रही थी? तो पहले हम देख सकते हैं कि ये किंग को कंट्रोल कर रही थी और दूसरी मिनिस्टर्स को भी करती थी। किंग के पास कुछ वीटो पावर्स दिए गए थे, जो नेशनल असेंबली के डिसीजन को रोक सकती हो या उसको मना कर सकती है या उसको एक्सेप्ट न करने की सिचुएशन की कंडीशन वो दे सकती है। इस तरीके का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम 1791 में फ्रांस में अप्लाई किया गया था। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किंग क्वींस की जो लंबे समय से जो चलती आ रही थी डायनेस्टी वाइज एंसेस्टर बेस्ड प्रायोरिटी, वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म दिखाई देती हैं। अब देखते हैं कि फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 में बनाया गया था, जिसे लुइस 16 ने भी मान्यता दे दी थी, जिसको रिकॉग्नाइज कर लिया और नए पॉलिटिकल सिस्टम को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। तो इसमें क्या दिया गया था कि लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। उन्होंने मोनार्क की पावर को लिमिट कर दिया, यानी उनको कंट्रोल करने की कोशिश की कि किंग की जो मैक्सिमम जो पावर्स थी उनको उन्होंने कम कर दिया। सेपरेशन ऑफ पावर्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको उन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। यानी अब जो भी पावर सिर्फ मोनार्क के पास है, उस मोनार्कियल पावर को उन्होंने क्या किया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये 3 पार्ट में फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम डिवाइड होता है। रिच मैन अलोन गॉट द राइट टू वोट। वहाँ पर हमने ये चीज़ देखी थी, इस फिगर को हम देख लेते हैं दोबारा से, कि वोटिंग एक्टिव सिटीजन किसको वोट दे रहे हैं? ऐसे पीपल्स को जो नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग कर सके, इलेक्टर्स। यानी एक तो हमने क्या माना कि जैसे आप लोगों की क्लासरूम है, उस क्लासरूम में 3-4 क्लासरूम बना दिए गए। अब उस 3-4 क्लासरूम से एक एक मॉनिटर आप लोगों के द्वारा सिलेक्ट कर लिया गया। फिर वी मॉनिटर्स किसी अदर पर्सन को, यानी एक आगे की जो हाई पोस्ट है उसके लिए वो इलेक्ट कर रहे हों। कुछ ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया कि जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो वोट करते थे ऐसे पीपल्स को कि कौन नेशनल असेंबली में अपनी वोटिंग कर सकता है। तो लगभग 50,000 मेन को वो सिलेक्ट करते थे और फिर ये 50,000 जो मेन होते थे ये मैक्सिमम रिच पर्सन होते थे और यही नेशनल असेंबली में वोटिंग करते थे। तो ये चीज़ यहीं पे बताई गई है कि रिच मैन अलोन गॉट द राइट टू वोट, कि जो रिच पर्सन थी उन्हीं को सिर्फ वोटिंग राइट दी गई थी। तो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि डायरेक्ट सिटीजन वोटिंग न दे करके उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा वोटिंग सिस्टम था। इस वजह से ऐसे सिस्टम को माना गया था इनडायरेक्ट इलेक्शन। अगली चीज, नो राइट टू पैसिव सिटीजन, कि जो पैसिव सिटीजन था उसको वोटिंग राइट्स वहाँ पे नहीं दी गई थी। तो ये आपके 1791 में बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन के ये कुछ फीचर्स थे। अब हम देखें द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं कि द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स
of Man and Citizen, painted by the artist Lee Bourbon in 1790. The figure on the right represents France. The figure on the left symbolizes the law. अब इस थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि जो उस समय 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अप्लाई हुआ उसके अकॉर्डिंग पैसिव सिटीजन को वहाँ पे क्या किया गया, राइट नहीं दिया गया था। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे राइट्स को दिखाया गया। तो आप ये फिगर देख सकते हैं कि इसका जो राइट साइड में जो दिखाया गया है, राइट साइड के इस फिगर का जो राइट साइड है वह फ्रांस को दिखाया जा रहा है, और जो इसके लेफ्ट साइड में है उसको लॉ को दिखाया गया है कि लॉ के सामने मैंस और सिटीजन की क्या राइट्स होंगे, क्या इक्वलिटी होगी, उनको ये फिगर रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में लोगों को एकजुट करने में ये जो सिंबलाइजेशन था वो बहुत ज़्यादा मायने रखता था। वो हर चीज़ों को डायरेक्ट न रिप्रेजेंट करके वो फिगर्स के माध्यम से या कुछ अदर स्लोगन्स के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट किया करते थे। सो जैसे हम देखते हैं ये है हमारी ब्रोकन चेन। ये फिगर हम देख सकते हैं, द ब्रोकन चेन। चेन्स वर यूज्ड टू fetter slaves. A broken chain stands for the act of becoming free. जैसे उसमें फ्रांस में जो स्लेवरी सिस्टम था, लोगों को दास बनाया जाता था और उस समय चेन के द्वारा उनको बांध दिया जाता था। तो ब्रोकन चेन ये सिंबलाइजेशन था बिकमिंग फ्री का, यानी एक ऐसा कार्य जिसमें हम फ्री हो रहे हों। तो ब्रोकन चेन इस बात को सिंबलाइज करता है। अगला है द बंडल ऑफ रॉड्स ऑफ फेसेस। आप इस फिगर को देख सकते हैं कि किस तरीके से इस फिगर में दिखाया गया है। द बंडल ऑफ रॉड्स ऑफ फेसेस, वन रॉड कैन बी easily broken बट नॉट एन एंटायर बंडल। स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। सो हम सिंपल शब्दों में कहें कि द बंडल ऑफ रॉड्स ऑफ फेसेस जो है वह यूनिटी को बताता है, कि यूनिटी की जो स्ट्रेंथ है उसको ही रिप्रेजेंट करता है। इसमें बताया गया कि जैसे कोई एक सिंगल रॉड हो उसको तोड़ना आसान है, लेकिन एक पूरे एंटायर बंडल को तोड़ पाना एक बहुत टफ वर्क है। सो यूनिटी का सिंबलाइजेशन ये बंडल ऑफ रॉड्स या फेसेस देते हैं। अगली चीज़ ये द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट्स। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल बना है, उसके अंदर एक आइज़ है और उसके चारों तरफ आप देख सकते हैं कि वह लाइटिंग कर रही है या रेडिएटिंग है, कि चारों तरफ से प्रकाश उसमें फैल रहा हो। द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, कि ऑल सीइंग आई यानी जो यहाँ पे आइज है वह नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। द रेज ऑफ सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, और जो सन का रेज है, जो हर तरफ चारों तरफ सन है, वह ये बता रहा है कि इग्नोरेंस की जो क्लाउड्स है उससे दूर बचने के लिए। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। अगला है स्कैप्चर। स्कैप्चर ये सिंबलाइज ऑफ रॉयल पावर्स। ये हाथ में लेकर चलने वाला एक तरीके का हम देखें तो स्टूल होता था, एक टूल्स होता था। तो ये टूल जो है रॉयल पावर को सिंबलाइज करता है। अब एक चीज़ और देख सकते हैं, स्नेक बाइटिंग इज टेल्स टू फॉर्म अ रिंग। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये क्या दिखा रहा है कि एक स्नैक है जो अपनी ही टेल को यानी अपनी ही पूंछ को अपने मुंह में ले करके उसको बाइट करने की कोशिश कर रहा है। या हम कह सकते हैं कि टेल अपने आप को बाइट करके एक रिंग बना रहा हो। ये किस चीज़ को दिखा रहा हो? सिंबल ऑफ एटर्निटी, अ रिंग हैज़ नेदर बिकमिंग नॉर एंड। एटर्निटी मतलब निरंतरता, कि कोई भी चीज़ जो है ख़त्म नहीं होती है। रिंग को अगर हम देखें तो इसकी कोई बिगिनिंग नहीं है और ना ही इसकी कोई एंडिंग है। तो इससे इसको इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। और भी है एक दो, हम उसको भी देख लेते हैं। रेड फर्जियन कैप, ये जो कैप था
यह स्लेव के द्वारा, ऐसे स्लेव्स जो फ्री हो चुके थे उनको वो पहनाई जाती थी। सो रेड फेजेंट कैप ये बताती थी कि हम फ्री हैं। अगली चीज़ ब्लू वाइट रेड, ये कलर है, और हम देखें तो ब्लू वाइट रेड का प्रयोग और भी जगहों पे हम देख सकते हैं इनके नेशनल सिंबल में। सो ये आपके फ्रांस के नेशनल कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको याद रखना है कि फ्रांस का जो नेशनल कलर है वो ब्लू वाइट और रेड माना गया है। एक यहाँ पे देख सकते हैं कि द विंग्ड वुमेन दिखाया गया है, एक ऐसी वुमेन जिसके पंख लगे हों। ये बता रहा है कि पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ, कि जो लॉ है, कानून है, उसको उन्होंने फीमेल फिगरिंग के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। अगली चीज़ देखिए लॉ टैबलेट, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टैबलेट जैसा दिखाया गया है, दो हैं, और ये दिखाता है कि लॉ के बिफोर इक्वलिटी को सिंपल शब्द में कहा जाए कि द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, कि जो लॉ है वो सभी के लिए सेम हो, चाहे वो किंग क्वींस हो या कोई एक नॉर्मल सिटीजन हो, तो सभी के लिए लॉ क्या है, समान है, एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, और सारे पीपल्स लॉ के सामने इक्वल हैं। तो ये बात हुई हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सिंबल्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रांस एबलेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। थैंक्स टू ऑल।